नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निर्मला का दूसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयां बना रहा है। कपरैल में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जवाब हिलाने का मौका न मिले। ये लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय की सेठ हैं, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल लोटे गिलास। जो लोग नित्य खाट पर खड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता है इससे तो हींक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है। तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी ना होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा छुड़ाना होता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज ही तखमीना लगाते थे, पर रोज ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1,00,000 नौबत आ जाए। उदय भानुलाल, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन थोड़े। फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा ना रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रश्न रख पाया है। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर सूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके शेर का, जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती हैं। अगर यह मौका न मिलता तो कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं यमदूत है, जब देखिए सिर पर सवार लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाए। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानुलाल, तो आखिर तुम मुझे क्या कहने को कहती हो। कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज का ही भरोसा ठहरा। तो इतना कर्ज क्यों ही ले कि जिंदगी में अदा न हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानुलाल, तो आज मैं मरा जाता हूँ क्या। कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। उदय भानुलाल,
तो तुम बैठी यही मनाया करती हो क्या? कल्याणी, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर नहीं आया। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानुलाल ने जलकर कहा। जो अब समझ लूं कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग में स्त्रियों का जी उगते हुए नहीं सुना था, आज यही नई बात मालूम हुई। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाए तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए ना जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है। मेरी ही रोटियां पर पड़ी हुई है या और कुछ, जहाँ कोई बात नहीं कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है, जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए, कोई मुंह न खोले, शराब कबाब में रुपए लूटे, कोई जबान न हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चे ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु लाल, मेरे तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौड़ी हूँ क्या? उदय भानुलाल, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानुलाल, मैं कमाकर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आज अपना घर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी है, इसमें जो भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होगी, आंखें फूटी पीर गई। उदय भानुलाल, क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर नहीं संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना, कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब, मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा? कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं है और न मैं इतनी नीच हूं कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानुलाल, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले होते कौन हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य पापियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में जाकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागढ़ को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर ही से खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली दई मुझे अतेले दल लगता है, तुम त्यों तली दई बताओ? यह कहकर बच्चे ने
गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लवित हो गया। हृदय के कोमल पौधों जो क्रोध के ताप में मुरझा गए थे फिर से हरे हो गए, आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकारा क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुतालता तो था, तुम तुनती नहीं थी, बताओ अब तो कभी न दाओगी? कल्याणी, नहीं भैया, अब न जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेट गई। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निसंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संक विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तितांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा और कौन इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, झली खटी, खोरी खटी, सब सह लूंगी तुम्हारे लिए। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं। घर में अकेली यह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मनाती है कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेले आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही जाती है, चाहे कोई कितना भी छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ ऐसी ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई भी न पूछेगा। अभी सब आवभगत करते हैं, जब जाकर सिर पड़ जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई जाएगी, वाह रे घमंड। सोचती है मैं यह गृहस्थी चलाती हूँ, अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊं तो मालूम हो जाएगा, सारी सीखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूं, जरा वैधव्य का मजा भी चखा दूं। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूं कोसने लगती हैं। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया, या समझती है यह घर में इतना चिमटा हुआ है कि इसे चाहे कितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए। यह घर जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े, घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है, यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह मैं 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत बस चल ही दूं। जब देख लूंगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी किसी के से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंका और उनके साथ हो लिया, पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता है कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है।
निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थीं और कुवीरतियां विजय गर्व में इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार खोज में विचार रहे थे और नगर में नगर पिचास गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा, तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन फिर गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानुलाल ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा सुनाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूट कर आया था। आज देवात्य साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह इसमें दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में ही था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है क्या? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हिष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे। मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो, मंजूर है क्या? उदय भानुलाल, तेरी शामत तो नहीं आई क्या? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? उदय भानुलाल, तुम हटते हो कि नहीं? मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानुलाल गरजकर, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह में से 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तूला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई में सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते में सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीटकर किनारे डाल दी। हाय बेचारे, क्या सोचकर चले थे? क्या हो गया? जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? वह उस दीपक की भांति की क्षणभंगुर नहीं है जो हवा में एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या? अगर इस नश्वरता पर
हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं, नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।